स्वर्णा की प्रेत उस गांव से मुक्त होकर सबसे पहले अपने काले तंत्र के गुरु अजन्मा के पास पहुंचती है। अजन्मा अचानक से स्वर्णा के खौफनाक रूप को देखकर डर जाता है, फिर थोड़ी देर में नियंत्रित होकर उससे पूछता है, ओ तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी काली विद्या के सबसे अशुद्ध प्रयोग आर्यन के देह से संतुष्टि की तेरी इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई है क्या? आखिर और कितना प्यास है उस बेचारे के लिए तेरे तन मन में? क्योंकि प्रेम तो उसे तू करती नहीं, केवल अशुद्ध वासना के कारण। और कितना तड़पेगी तू? कहे तो अपने मुर्दे तंत्रों को बोलो तेरी इच्छा पूरी करने को। स्वर्णा बोलती है, नहीं, मुझे मुर्दे नहीं चाहिए, मुझे जीता जागता आर्यन चाहिए। जो नशा मेरे आर्यन में है वह किसी तंत्र मुर्दे में कहाँ? तो गुरुजी, क्या आप मेरे लिए आर्यन को ढूंढ सकते हैं? यह सुनते ही अजन्मा जोर से चिल्लाता है, नहीं तंत्र पिशाचिनी, अब तू मेरे किसी काम की नहीं है और मैं भी अब तेरे कोई काम आने वाला नहीं हूँ। यह सुनते ही स्वर्णा जोर जोर से रोने लगती है। पूरे शांत वातावरण में उसकी आवाज कान से खून निकाल देने लायक कटाक्ष सी चुभने लगती है और वह बोलती है, काश तूने मुझे उस रात ये कहा होता कि अपना काम खुद कर, मैं तेरे काम आने वाला नहीं हूँ। पर तूने तो मदद करने के नाम पर मुझे तेरे काले तंत्र नर मुर्दे के साथ छोड़ दिया और उसने मेरा तब तक भक्षण किया जब तक मेरी रूह मेरी शरीर से अलग होकर वहाँ से नहीं भागी। मुझे तो आज भी नहीं पता कि मेरे शरीर आखिर है कहाँ मेरी काया जिस पर मुझे इतना नाज था। यह सुनकर अजन्मा स्वर्णा की प्रेत को कहता है, मेरे अकाल के पूजा का समय हो गया है, मेरा समय नष्ट मत कर, चली जा यहाँ से। अगर मैंने समय से उन्हें भोग नहीं दिया तो अनर्थ। अजन्मा बोलते बोलते चुप हो जाता है और फिर बात बदलकर बोलता है, यह बात सच है कि मैंने तेरा प्रयोग किया, किंतु ये भी परम सत्य है कि जब तू मेरे पास आई थी तो तेरे मन में किंचित मात्रा में भी अच्छाई और सकारात्मकता का प्रकाश नहीं था। मैंने तुझे देखते ही जान लिया था कि तेरा मन अशुद्धता और पाप से भरा हुआ है, इसलिए मैंने अपने प्रयोग में के लिए तुझे चुना। यदि तेरे मन में उस समय सकारात्मक शक्ति के प्रति थोड़ी भी जगह होती तो वह मुर्दा तेरा भोग कभी नहीं कर पाता, क्योंकि उस मुर्दे तंत्र पिशाच भोग करने के लिए अशुद्धता से परिपूर्ण शरीर की आवश्यकता थी। शुद्ध और सकारात्मक स्त्री उसके किसी काम की नहीं है। चल अब जा यहाँ से, हमारा समय नष्ट मत कर। स्वर्णा भयंकर विलाप करते हुए वहाँ से जाने लगती है और जोर जोर से कर्णभेदी स्वर में रोने लगती है। यह देखकर अजन्मा का हृदय पिघल जाता है। वो अपने यज्ञ की वेदी से उठता है। इस बार द्रवित भाव से स्वर्णा को कहता है, रोना बंद कर और मुझे क्षमा कर दे, हम तेरी मदद करेंगे। मैं तेरे शरीर को ढूंढ निकालूंगा और उसका विधि पूर्वक सुपुर्दे खाक कर सकारात्मक शक्ति तेरी रूह को मिलवा दूंगा और तू हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। ये सुनकर स्वर्णा की प्रेत बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सच गुरुदेव, और उनके चरणों में गिर जाती है। गुरुजी उसे उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो उनके गले में पहनी हुई तंत्र मालाएं नीचे धरती पर गिर पड़ती हैं। गुरुजी अपनी मालाओं को उठाने के लिए नीचे झुकते ही हैं कि तभी बिना कोई समय गवाए स्वर्णा अपने दोनों हाथ से अजन्मा के दोनों कानों के ऊपर मंत्रों के साथ ताली एक तंत्र कला का प्रहार करती है। अजन्मा का सर भयंकर तरह से उसके दोनों हाथों के बीच में पिचक जाता है और उसका रक्त फुटकर स्वर्णा के चेहरे पर आकर छिटता है। स्वर्णा जोर जोर से हंसती और कहती है, तेरा ये ताली वाला तंत्र प्रयोग तो तुझ पर ही भारी पड़ गया गुरु घंटाल, और मुझे इससे यह भी पता चल गया कि तेरी यह सिद्धि काम भी बेहतर करती है। डंडा, इस क्रिया का सबसे पहला प्रयोग ही मैंने तुझ पर किया है और देख कितनी सफलता से क्रिया पूरी की है। तुझे तो मरते मरते मुझ पर गर्व हुआ होगा। हा 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 हा। अपने ही गुरु अजन्मा को मारने के बाद स्वर्णा की प्रेत गांव के सबसे ऊपर वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है, जहां से वह हर तरफ नजर रखती है। इंतजार करती है कि कभी तो उसे आर्यन या उसके जान पहचान का कोई इधर से गुजरता दिखेगा। आज 17 साल बीत गए उस घटना को। डंडा। स्वर्णा आज भी आर्यन इंतजार में उसी पेड़ के ऊपर अपनी टांगे लटका के बाल फैलाकर बैठी हुई है। डंडा। इस बीच उसे आर्यन तो नहीं मिला डंडा, पर वह अब तक कई रास्ते से आने वाले लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। कई कम उम्र के युवक वहां से गुजरे और कभी अपने घर को नहीं लौटे। वो रूह उन लड़कों से अपनी प्यास बुझाती है। डंडा फिर बेदर्दी से उनका सारा रक्त चूस लेती है। आर्यन का पता लगाने के जिद में उसने आज तक आर्यन के 8 दोस्तों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और तंत्र किया द्वारा उनको काले मुर्दे में भी बदल दिया। डंडा। पर आर्यन उसे आज तक नहीं मिला। उधर आर्यन के जीवन में अब सब कुछ बड़े आराम से चल रहा है। डंडा। अब उसका एक बेटा भी है जो अब 16 वर्ष का हो चुका है। डंडा। आर्यन के माता पिता का देहांत तो साल पहले ही हो गया था,
पर आर्यन अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा है। डंडा। आर्यन को हमेशा से ही एक चिंता थी कि उसे घर में जब भी किसी बच्चे का जन्म हो तो वो एक लड़का हो, लड़की ना हो, क्योंकि अगर वह लड़की हुई तो स्वर्णा उसे हानि पहुंचाने की कोशिश कभी ना कभी जरूर करती, और इसी वजह से बेटे के पिता होने से आर्यन और वंदना भी खुश और निश्चिंत है। डंडा। अब तो आर्यन भी स्वर्णा को भूलने लगा है। वह अपने गांव से इतनी दूर आकर बस गया है कि उसका पता आज तक उसे किसी भी दोस्त को भी नहीं पता, और न ही वह अपने दोस्तों को दोबारा उस रात के बाद मिला है। सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था कि इसी बीच एक दिन फिर से एक अजीब घटना घटित हुई जिसने आर्यन का दिमाग हिला के रख दिया। एक बार फिर उसे उसके खौफनाक अतीत को याद करने को मजबूर कर दिया। आर्यन ऑफिस से घर आकर सोफे पे अपना बैग रखता है और किचन से पानी की बोतल लेकर आता है और सोफे पे बैठकर पानी पीने लगता है कि तभी आर्यन को किसी के गाने की आवाज आती है। डंडा। जो सुनकर खौफ से वो पूरा भीग जाता है। आर्यन पुरानी डरावनी स्मृतियों में खोया सा इस गाने को गाने वाले को ढूंढने लगता है और बहुत ही जल्द उसकी तलाश पूरी हो जाती है। वंदना के कमरे के पास वाले कमरे से ये आवाज आ रही होती है। डंडा। जो कमरा किसी और का नहीं बल्कि आर्यन के बेटे 16 वर्षीय माधव का होता है। वो कम उम्र का बेहद जी खूबसूरत नौजवान अपने पूरे आसपास के माहौल को भूलकर बड़ी खुशी और अदाओं के साथ यह गाना गाया जा रहा है। रात में नशा तेरा जिस्म मेरा प्यासा तेरा हो। आर्यन डर के मारे बिना हिले डुले जैसा वही दरवाजे पर खड़ा माधव के गाने में उस अजीब से डरावनी मादकता को महसूस कर रहा होता है। और फिर